हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 25 अगस्त को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है मिडिल पाथ। इस आर्टिकल में यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में बात करेंगे और कंपेयर करेंगे ओपीएस और एनपीएस स्कीम से। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है न्यू एज गेटवे डिवाइसेस द लेटेस्ट हेल्थ थ्रेट। इसमें हम ई सिगरेट्स, इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम, ये जितने की भी न्यू एज गेटवे डिवाइसेस हैं इसको डिस्कस करेंगे, कैसे बनाए जाते हैं, इसके फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, इसके हेल्थ इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, आपको GS 1 और 2 कहीं पर भी दिखाई दे सकता है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है मिडिल पाथ। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS 2 गवर्नेंस मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल में हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में बात करेंगे जो सरकार ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस की है और बहुत बड़ी ये स्कीम है। एनपीएस को यूपीएस ने रिप्लेस किया है। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट में डिमांड हो रही थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस रीस्टोर किया जाए। सरकार ने मिडिल पाथ अपनाया है और एनपीएस से ओपीएस पे ना जाते हुए यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई है। सबसे पहले ओपीएस के बारे में बात कर लेते हैं, एनपीएस के बारे में कर लेते हैं, फिर यूपीएस के बारे में बात करने में आसानी हो जाएगी। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था, आपके सैलरी से कोई कंट्रीब्यूशन आपको करने की ज़रूरत नहीं थी। आपकी सैलरी आखिरी के 12 महीने में जितनी है उसका 50% आपको हर मंथ पेंशन के तौर पर मिलेगा। अगर आपकी सैलरी बेसिक प्लस डीए मिला करके 50,000 है आखिरी आप जब रिटायर होने वाले हो उस 12 महीनों में, आपको 25,000 रुपये पर मंथ पेंशन मिलेगी। सिंपल था। एनपीएस में क्या है, एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं है। एनपीएस में आपको 10% कंट्रीब्यूट करना है, 14-14.5% जो है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। फिर ये जो फंड होगा इसको मार्केट में यूज़ किया जाएगा, स्टॉक मार्केट में लगाया जाएगा ताकि इसकी वैल्यू बढ़ सके। लेट्स से कि मार्केट में लगाए तो 6 से 8% आपको इसमें क्या मिलेगा, बेनिफिट मिल सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फिर उस ये जो लास्ट में आप जब रिटायर होंगे तो जो भी आपका लमसम अमाउंट होगा, कुछ अमाउंट आपको दिया जाएगा और कुछ अमाउंट जो है आपको एनुअली दिया जाएगा। ये आपकी एनपीएस है, पर इसमें बहुत सारे वेरिएबल है। एक इशू तो ये है कि आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है। सरकार तो कर ही रही है, आप भी कर रहे हैं, आपकी सैलरी कम हो रही है। दूसरा ये है कि मार्केट के भरोसे पर है। अगर मार्केट मान लीजिए कम रहा उस वक्त जब आप रिटायर हो रहे हैं तो आपका जो पेंशन है वो कम बनेगा। ये एक बहुत बड़ा इशू है इस एनपीएस स्कीम के साथ, जो अभी 2004 में इंट्रोड्यूस की गई थी और अभी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एनपीएस के अंदर ही रखा गया है। नाउ यूपीएस इंट्रोड्यूस की गई है। यूपीएस में क्या है, यूपीएस में सरकार ये बोल रही है कि आपकी जितनी भी सैलरी होगी आखिरी के 12 महीने में उसका 50% आपको पेंशन हम गारंटी दे रहे हैं। मतलब जैसे कि ओपीएस में था वैसे ही यूपीएस में भी कर दिया गया है। 50% आपकी जितनी भी बेसिक प्लस डीए होगा उसका 50% पेंशन के तौर पर आपको दिया जाएगा। ये बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन सरकार ये भी बोल रही है कि ओपीएस में आप कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते थे, यहाँ आपको 10% कंट्रीब्यूशन तो करना ही पड़ेगा। और सरकार 14.5% से बढ़ा करके 18% तक कर देगी ताकि जो कमी हो रही थी 50% नहीं हो पा रहा था तो वो 50% कंप्लीट करने के लिए सरकार अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा रही है यहाँ पर। उसके अलावा बाकी सब चीज़ एनपीएस जैसी ही होगी, बस सरकार ने गारंटी दे दी है कि हम 50% देंगे, कंट्रीब्यूशन सरकार भी करेगी और आपको भी करना होगा। क्या है ये, कहीं ना कहीं ये मिडिल पाथ अपना लिया गया है। आपको पेंशन अभी भी 50% मिल रही है, बस आपको कंट्रीब्यूशन अभी भी करना पड़ेगा जैसे आप एनपीएस में करते थे। ओपीएस पूरी तरीके से रिटर्न नहीं आई है। सरकार ने क्या रिस्टोर किया है, गारंटीड पेंशन अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रिस्टोर किया है। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए यूपीएस स्कीम लाई गई है।
और उनकी जो डिमांड है वो हाफ में मीट कर ली गई है, 50% वाला पोर्शन मीट हो गया है, लेकिन उन्हें कंट्रीब्यूशन अभी भी करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ सरकार ने फिस्कल प्रूडेंस प्रिंसिपल को भी होल्ड करने की कोशिश की है, क्योंकि जो बजट है, जो एक्सचेकर है सरकार का, उस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता अगर सरकार जो है कंट्रीब्यूशन नहीं लेती एम्प्लॉय से। सो ये मेंटेन करने की कोशिश की गई है। अगर हम पेंशन की बात करें, पेंशन स्कीम ऑल अराउंड द वर्ल्ड वेदर कंट्रीब्यूटरी, मार्केट लिंक्ड और अंडर रिटर्न बाय द एक्सचेकर आर फेसिंग क्राइसिस, है ना। कहीं पर भी दुनिया में पेंशन स्कीम बड़ा क्राइसिस फेस कर रही है। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि जो पेंशन का अमाउंट है वो बहुत हाई हो जाता है और सरकार इतना बड़ा भार उठा नहीं पाती है। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द टोटल बजट एस्टिमेट ऑफ वेरियस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी फॉर पेंशन इन 2022-23-24 वॉज 5,22,105.4 करोड़, मतलब 5 लाख करोड़ के आसपास आपका बजट है टोटल पेंशन का, विच इज़ बिटवीन 6 to 21% ऑफ टोटल रेवेन्यू रिसीट। सो आपको एम्प्लॉयज़ को सैलरी तो दे ही रहे हैं आप, उसके अलावा उनको पेंशन भी दे रहे हैं, और वो आपके टोटल बजट रिसीट्स का 20% के अराउंड हो रहा है। सो आपका कितना पैसा सरकार का सिर्फ सैलरी और पेंशन में ही चला जा रहा है, जबकि ये सारा पैसा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में जाता तो ज़्यादा बेनिफिट होता। पेंशनर्स आर्ग्यू दैट इट इज़ देयर डिफर्ड वेजेस, डिफर्ड मतलब पोस्टपोन वेजेस उन्हें मिलना चाहिए, और ये सोशल सिक्योरिटी उनका अधिकार भी है। It can also be argued that the pension from the exchequer are at the cost of future generation। जो हम पेंशन दे रहे हैं अपने बजट से, वो फ्यूचर जनरेशन के कॉस्ट पर दे रहे हैं। कैसे फ्यूचर जनरेशन? गवर्नमेंट जो जॉब्स है उसे आउटसोर्स करना शुरू कर दिए ताकि उसे पेंशन देना ही ना पड़े। इसके अलावा कुछ इनोवेटिव स्कीम शुरू करी है, जैसे कि अग्निपथ, जो कि शॉर्ट सर्विस स्कीम है, 4 साल तक काम करो उसके बाद फिर चले जाओ ताकि पेंशन देना ना पड़े। सो ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण फ्यूचर जनरेशन को जॉब्स नहीं मिल रही है, फ्यूचर जनरेशन सफ़र कर रहा है, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी नहीं मिल पा रही है। एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, और दूसरा स्टेट की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। बहुत सारी स्टेट में वैकेंसी है जो फुलफिल नहीं हो पा रही है। सो पेंशन स्कीम के कारण स्टेट की कैपेसिटी और ओवरऑल पब्लिक सेक्टर एक्सपांड नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जो यंगर जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उन्हें जॉब्स नहीं मिल पा रही है। चीज़ें क्लियर है? सो ये पेंशन के साथ इशू रहता है, इसलिए सरकार ने बीच का रास्ता अपनाया है और यूपीएस को इंट्रोड्यूस किया है ताकि फिस्कल प्रूडेंस भी बना रहे और सोशल सिक्योरिटी का जो इशू है वो भी ना उठे। मेनली जो कांग्रेस है उन्होंने बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट में ओल्ड पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी है, और इसी के कारण बीजेपी को एक कमेटी बनानी पड़ी थी, टीवी सोमनाथन कमेटी, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं। इस कमेटी ने यूपीएस स्कीम को जो है डिवाइस किया है, और फाइनली सरकार ने इसे लॉन्च किया है। होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब इसके पॉलिटिकल बेनिफिट्स क्या मिलते हैं बीजेपी को, ये हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। बजट में बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो सकता है आने वाले समय में, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी उसको भी असर पड़ेगा, और फ्यूचर जनरेशन को भी नुकसान हो सकता है कि सरकार कोशिश करेगी कि जॉब्स कम से कम निकाले, क्योंकि पेंशन देना पड़ता है। चीज़ें क्लियर है? हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है न्यू एज गेटवे डिवाइसेस द लेटेस्ट हेल्थ थ्रेट। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 इंडियन सोसाइटी
GS2 हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यार बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल में ई सिगरेट्स के बारे में बात करेंगे, उसके जो एडवर्स इम्पैक्ट हैं हेल्थ पे, मेंटल और फिजिकल दोनों डिस्कस करेंगे, और ई सिगरेट्स बनता कैसे है उसे भी डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले कैसे बनता है वो देख लेते हैं। ऑब्वियसली जो ई सिगरेट्स होती है उसमें निकोटिन होता है और एफिशिएंटली ये निकोटिन डिलीवर किया जा रहा है स्पेशली आफ्टर 2015। इसके साथ साथ बेंजोइक एसिड का भी इसमें एडिशन किया जा रहा है निकोटिन में, जिसके थ्रू आपके जो वेपर है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो द एडिशन ऑफ बेंजोइक एसिड टू निकोटिन ई लिक्विड प्रोड्यूसेस protonated nicotine, which enhances the addictive potential by making it easier for user to inhale significant quantities of nicotine levels that are difficult to achieve with traditional cigarette or earlier cigarette मॉडल। सो पहले जनरली सिर्फ निकोटीन हुआ करता था, उसी को जला करके लोग ई सिगरेट पी रहे थे, लेकिन अभी इसमें बेंजोइक एसिड भी इंक्लूड किया जा रहा है, जिसके कारण जो निकोटीन की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो गई है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके कारण जो एडिक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है और इन डिवाइसेस पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। इसके साथ साथ जो न्यू एज गेटवे डिवाइसेस हैं उसमें अभी निकोटीन, हीरोइन और कैनबिस ये सब्सटेंस को भी इस्तेमाल करके बेचा जा रहा है। इसमें भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। कई बार जो चिल्ड्रन होते हैं, टीनेजर होते हैं, इवन पेरेंट्स होते हैं, वो ये सोचते हैं कि इस वेपिंग में या ई सिगरेट्स में केवल हार्मलेस वाटर वेपर है और प्लीजेंट फ्लेवर्स है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें निकोटीन होता है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इनफैक्ट अभी रिसर्च आई है, उसमें ये पता चला है कि जितने भी न्यू एज गेटवे डिवाइसेस हैं जैसे ई सिगरेट, वेपिंग पेन्स, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम एंड हीट नॉट बर्न डिवाइसेस एंड अदर हीटेड टोबैको प्रोडक्ट्स, ये सारे के सारे ओरिजिनल प्रोडक्ट से ज़्यादा खतरनाक हैं। मतलब जितने भी आपके ई सिगरेट अल्टरनेटिव बताए जा रहे थे, ये अल्टरनेटिव किसके थे? सिगरेट्स के थे कि सिगरेट को आपको स्मोकिंग छोड़ना है तो आप ई सिगरेट्स में स्विच कर लीजिए, जो कि बेहतर है आपकी हेल्थ के लिए और आपके लिए आसानी से आप जो है इसे स्मोकिंग भी क्विट कर सकते हैं। लेकिन अभी रिसर्च में पाया गया है कि ई सिगरेट्स सिगरेट से भी ज़्यादा खतरनाक है आपकी हेल्थ के लिए। अब कुछ यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, डेटा देख लेते हैं। जो न्यू एज जनरेशन प्रोडक्ट हैं ये छोटे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं 10 से 20 साल के, और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। यूनाइटेड स्टेट्स का यहाँ डेटा है सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का। 2023 में ई सिगरेट्स जनरली मोस्टली यूज़ करने वाले जो बच्चे हैं मिडिल और हाई स्कूल स्टूडेंट हैं यूएस के, विथ 2.1 मिलियन स्टूडेंट यूजिंग ई सिगरेट इंक्लूडिंग 5.5 लाख मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स। सो ये एक बहुत चिंता की बात है। पहले जनरली क्या होता था, 18-20 के बाद ही बच्चे सिगरेट्स यूज़ कर रहे थे, लेकिन ई सिगरेट का इस्तेमाल बच्चे 10 से 20 साल के बीच में। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो बड़े लुक्रेटिव फ्लेवर्स दिखा रहे हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, कॉटन कैंडी, पॉप रॉक्स, लेमोनेड, है ना। और इसके अलावा बच्चे जो है आइसोलेशन में भी रहने लगे हैं, डिप्रेशन वाली फीलिंग रहती है और पीयर प्रेशर के कारण भी वो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं। सो कूल बनने के लिए, दिखाने के लिए, अगर साथ वाले ने किया है तो हम भी कर लेंगे, इस तरह की चीज़ों के कारण बहुत ज़्यादा जो है इसका अडॉप्शन बढ़ते जा रहा है और अर्ली एज से ही ये सारी चीज़ें हो रही है। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है। फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा, द कलरफुल इमेजरी क्रिएटेड बाय दिस न्यू एज गेटवे डिवाइसेस सजेस्ट दैट these products will bring happiness and elevate one social status in the lives of targeted children। तो इसमें बढ़िया बढ़िया जो आपके फ्लेवर्स हैं वो दिखा रहे हैं, प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और ऐसा दिखा रहे हैं कि अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आएगी और आपका सोशल स्टेटस बढ़ जाएगा, आप कूल से हो जाएंगे। Those who vape are more likely to experience feeling of loneliness and social isolation when compared to their peer who abstain from this। Obviously जो वही बच्चे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जो ऑलरेडी सोशल आइसोलेशन फील कर रहे हैं। द सेकेंड आस्पेक्ट इज़ द इम्पैक्ट दैट सच हैबिट्स विल हैव ऑन फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। ऑब्वियसली फिजिकल हेल्थ बिंग और मेंटल हेल्थ बिंग दोनों पे ही एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। फिजिकल इम्पैक्ट आपका लंग डैमेज पर होगा ही होगा, जो सिगरेट के कारण होता है। आगे चल के आपको कैंसर भी हो सकता है।
लेकिन जो दिखाई नहीं देता है वो मेंटल इम्पैक्ट है, और बच्चों की जो मेंटल इम्पैक्ट है, मेंटल हेल्थ है, उस पे बहुत बड़ा जो है असर देखने को मिला है। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च की गई थी ई सिगरेट के यूसेज के ऊपर। उसमें पता चला है कि न्यू एज गेटवे डिवाइसेस आर एसोसिएटेड विथ मेंटल हेल्थ चैलेंजेस सच एज डिप्रेसिव सिम्टम, एंजाइटी, पर्सिव स्ट्रेस, सुसाइड रिलेटेड बिहेवियर अमॉन्ग adolescent. Key risk factor includes friend positive attitudes toward vaping and parental smoking. E-cigarettes are highly addictive, particularly for individual up to the age of 25. Once the addiction takes root, it can increase the likelihood developing of other substance the disorder later in life, creating cycle. So ये कह रहा है कि आपके जो ई सिगरेट है उसके मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और आइसोलेशन इस तरह की चीज़ें आप फील करते हैं, आपके सुसाइड करने के थॉट्स भी आ सकते हैं। सो मेंटल हेल्थ इशू एक बहुत बड़ा चैलेंज है, फिजिकल हेल्थ इशू भी बहुत बड़ा चैलेंज है, और जनरली अगर आपने इसे एक बार इस्तेमाल कर लिया तो आप फिर बाकी जो स्मोकिंग प्रोडक्ट्स हैं उसका भी यूज़ करना शुरू कर देते हैं, और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। ठीक, सो ये कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एंजॉय योर डे।